नमस्कार दोस्तों। अगर कुछ ऐसे तरीकों को लेकर बात कर लें जिसे अगर सोचने पर मजबूर हो जाओ तो शायद कुछ ऐसे जान के रह जाओगे जिसके हकदार आप लगते ही नहीं, या आपको उससे बहुत दूर कर दिया गया है। चलिए पहले एक ऐसे एजेंसी से शुरू करते हैं जिसके अंदर भारत में भी 3 मंत्रालय आते हैं। पहला यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ जो चौंकाने वाले बात हैं चलते ही रह जाएंगे अगर उनमें से कहीं एक एंड पॉइंट खोजे ना। चलिए पहला 2014 से लेकर 24 के बीच इंडिया अमूर्त निवेश में। अमूर्त पहले शब्द जान लीजिए। अमूर्त मतलब होता है कि इनटेंजिबल, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, ऐसा निवेश। और मतलब दुनिया में अमूर्त निवेश में सबसे तेज बढ़ने वाला देश था 2014 से 24 तक। और भारत में अमूर्त निवेश के बारे में कोई डायरेक्ट तो बताता नहीं, बताता है तो वीपो, WIPO। वीपो का अगर नाम थोड़ा सा ले लें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो काम ही यही करता है। ये UN की एक एजेंसी है और दुनिया भर में IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी आप किसी का लोगो या किसी का ब्रांड चोरी कर रहे हैं तब भी एक्शन ले लेगा। पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट का कुछ इशू रहेगा तब भी। भारत में वीपो 3 मंत्रालय के अंदर आता है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो पीयूष गोयल प्रेजेंट में मतलब हाल फिलहाल में लेकर चल ही रहे हैं। और दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह की अगर नाम ले ले तो वहाँ से मतलब कसूरी केस से जुड़ता है वही जितेंद्र सिंह। तीसरा नाम तो ऐसा है जो आप विश्वास ही नहीं करोगे कि भारत पहले पे था, मतलब अमूर्त निवेश में 2014 से 24 के बीच में है। और तीसरा नाम इतना तो है नहीं कि इन दोनों नाम, ऊपर वाले दोनों नाम को फीका कर दे। वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी इसी के अंदर आते हैं। मतलब जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, तीनों के अंदर में ये मंत्रालय आते हैं। और मतलब तीनों के मंत्रालय इसमें आते हैं। अगर भारत का अमूर्त निवेश लगभग 78.2 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो 2011 से 22 तक GDP का 10% था। आज GDP के 10% से बहुत नीचे है। आज की GDP अगर कैलकुलेट कर लें तो 4.15 ट्रिलियन। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर यही बात तो बहुत चल रही है कि हम तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश होने वाले हैं। और बात कर लें तो फिर से आकर GDP के 10% से बहुत नीचे है, मतलब 4.15 ट्रिलियन, जो इसका 10% 415 बिलियन मतलब 400
15 बिलियन। और इसी में अगर जोड़ते जोड़ते बात ही कर लें तो जीडीपी मायने तो रखती नहीं। इस प्रकार से एक जीडीपी का सिग्फा बना ही दिया गया है। अगर किसी देश को लंबे समय तक आर्थिक और सामरिक शक्ति बनना है तो जीडीपी का आकार काफ़ी नहीं होता है काफ़ी कि उसके वास्तविक चैलेंज क्या क्या हैं, जैसे पीसीआई पर कैपिटा इनकम, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, ऊर्जा आयात विशेषकर तेल पर निर्भरता भी एक रणनीतिक कमजोरी है, हेल्थ और एजुकेशन। अगर दूसरी ओर भारत के कुछ मजबूत पक्ष कहे जाने वाले थोड़ा भी रिस्की है, जिसको एक मजबूत पक्ष के अभाव से पेश किया जाता है। यानी पहला, बड़ा घरेलू बाजार जो आर्थिक झटकों को कुछ हद तक संभाल सकता है। ये भी इस समय ढहढहाता दिख रहा है, इसलिए क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। दूसरा, अपेक्षाकृत युवा आबादी, सेम स्थिति और सेम डायरेक्शन और सेम रिजल्ट। बेरोजगारी है मतलब किसी काम की ये भी नहीं आएगी। युवा आबादी, बेरोजगारी है तो युवा आबादी काम ये क्या कर पाएगी। डिजिटल भुगतान और आईटी सर्विस में मजबूती, ये कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि सेशल्स और अफ्रीका के कुछ और देश ले लें, सेशल्स अलग रखें, अफ्रीका को और देश ले लें तो उतना वो अभी इंडिया के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर नहीं रही है। और इंडिया तो कोई खास टेक में आगे गया नहीं, क्योंकि अमूर्त निवेश में इंडिया अभी बहुत पीछे है। तो कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, उससे तो होगा नहीं। जिस प्रकार से नए नए दौरे और नए नए तरीकों का एक चलन और एक स्वभाव लेकर पेश किया जा रहा है। अगर कई दो देशों के साथ रणनीतिक संबंध, जिससे निवेश और तकनीकी सहयोगी की संभावना रहती है, लेकिन ये स्थिति भी एक तरफ से गिरता दिख रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण संकट मंडराने लगे। इससे पहले भी संकट में कई आईना सामने आए, तब भी प्रधानमंत्री इजराइल के साथ कौन ऐसा रिस्की, मतलब भारत में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, ये सब भी पॉइंट्स और स्थितियां खतरे में हैं। पहला, अगर बात कर लें पीछे 10 साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट समाप्त, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विदेश में जा रहे हैं। कहाँ से ग्रोथ रेट कहाँ से ग्रोथ रेट मेंशन कर पाएंगे, जब इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ कंट्री हो रहा है तो बेरोजगारी तो तय है। यानी विनिर्माण और निर्यात बढ़ाना ये भी खतरे में है। विनिर्माण तो नितिन गडकरी जैसे G20 को अगर यहाँ से थोड़ा दूर रखें, और अभी मैं G20 का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं E20 की बात कर रहा हूँ। G20 पर भी बोल ही देंगे। E20 में यानी विनिर्माण क्षेत्र नितिन गडकरी के अंडर में आता है। E20
भी, जो शायद किसी खतरे से कम नहीं है आम युवा आबादी के लिए। और निर्यात बढ़ाना, ये भी मंत्रालय पीयूष गोयल के अंदर आता है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। दूसरा, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक खर्च। सिर्फ बात चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अमूर्त निवेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में डायरेक्ट नोटिफाई करती है। और चौथा पॉइंट, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे और बेहतर बनाना, रोजगार सृजन और श्रम उत्पादकता बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा और नई तकनीकों एआई सेमीकंडक्टर्स में निषेध, मतलब निवेश। ये सब इस पॉइंट के आगे फीके पड़ जा रहे हैं। जो पॉइंट मैंने पीछे पढ़ा एक बार फिर से सुन लीजिए कि पिछले 10 साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट समाप्त, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विदेश में जा रहे हैं, ग्रोथ रेट मेंशन कहाँ से हो पाए। इसलिए यह कहना कि भारत ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तभी मायने मतलब है तो कुछ भी, या कभी भी अपने आप को हर स्थिति से निकाल सकती है, या हर स्थिति में उतने हद तक नहीं जा सकती जितना विपक्ष कल्पना करता है या कहता है। भारत ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी मायने रखेगी क्योंकि केवल जीडीपी बढ़ जाने से भारत स्वतः वैश्विक शक्ति बन जाएगा। असली अंतर इस बात से पड़ेगा कि अगले 10-20 वर्षों में भारत का कौन कौन सा रेट और कौन कौन सा चीज़ें बदली, जैसे उत्पादकता और निर्यात, जो एक दूसरे पर काफ़ी डिपेंड कर सकती हैं या करती हैं और करेंगे भी। जो आप प्रोडक्शन करोगे वही आप निर्यात करोगे। अगला, और प्रोडक्शन की बात आ गई तो एल नीनो ने तो काफ़ी धमाल ही मचा दिया। इस प्रकार से कार्बन फुटप्रिंट बड़े लोगों का बढ़ता जा रहा है। तकनीकी खर्च पर निर्भर करता है, जो कि कैटेगरी से बाहर है। मतलब तकनीक तो भारत से काफ़ी दूर होती दिख रही है। शिक्षा की बात तो शायद सभी जानते होंगे, और संस्थागत सुधारों में कितना आगे बढ़ना है ये भी तय करता है, क्योंकि वार और बैठक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। शायद अब भारत इस युद्ध में एक इम्पॉर्टेंट रोल ना प्ले कर पाए, जैसे पहले कर पाता था। अब अगर थोड़ा सा वर्किंग क्लास को गहराई से देख लें तो बहुत बड़ा इंडिया को सेटबैक लग रहा है। भारतीय कामगारों की सर्वाधिक मौतें वाले 10 देश, मतलब वर्किंग क्लास जो अपना पेट पालने के लिए और अपने परिवार को देखने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, और वहाँ से उनकी या उनमें से बहुत लोगों की एक लिस्ट इस प्रकार से निकलती है कि 2021 से 2025 में के बीच यूएई में 12,380, सऊदी अरब में 11,757, कुवैत में 3,890, ओमान में 2,821, मलेशिया में 1,915, कतर में 1,760, यूएसए में
454, सिंगापुर में 451, नाइजीरिया में 210, यूके में 188। कुल मौत मतलब इतने लोग डेथ होते हैं, वो भी इंडिया की वर्किंग क्लास जो आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं। कुल मौतों में से 86% से ज़्यादा मौत सिर्फ गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देशों में होता है। और खाड़ी देश की बात कर लें तो जिस प्रकार से एक युद्ध छिड़ा है, जो युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उसी के तरफ इंडिया का झुकाव है। शायद इस डाटा को याद रख लेना ही चाहिए। 5 वर्ष में कुल मौतें 37,740, औसतन 20 से अधिक, मतलब 20 से अधिक मौतें हो रही हैं। यह मेनली डेवलपिंग कंट्री को मतलब डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है, क्योंकि लो वेज माइग्रेंट लेबर की समस्या है, जो कंस्ट्रक्शन बूम और हार्श कंडीशन से जुड़ी है। डेवलप्ड नेशन के सिटीजन्स प्रोटेक्टेड और हाई स्किल्ड कैटेगरीज में आते हैं, इसलिए रिस्क और नंबर्स दोनों बहुत कम होते हैं। यानी डेवलपिंग की जितनी विचार या रूल्स पेश किए जा रहे हैं वो तो इस प्रकार से दिख नहीं रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री जल्दी हो पाएंगे, या पर डे 20 लोगों का जो मौत हो रहा है माइग्रेंट लेबर्स जो आउट ऑफ इंडिया जैसे गल्फ देश में जा रहे हैं, उनसे जल्दी छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि मिशन तो 2047 या 2047 का रखा गया है। तब तक कितने होंगे शायद आप काउंट करिए, मेरे बस की बात तो नहीं है। जुड़ाव तो भी उन्हीं लोगों के साथ है जो युद्ध में सीधे तौर पर शरीक हैं। यहाँ से तो इतना सोचना चाहिए था कि इस युद्ध से कितना इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, सरकार का आयात बिल बढ़ सकता है, रुपए पर भी असर पड़ सकता है। यानी एक उस देश में जाकर जो देश सीधे सीधे युद्ध में शरीक है और शरीक रहता भी है, क्योंकि विस्तारीकरण के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार रहता है। जैसे इस वार में विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि इजरायल युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतें और वैश्विक अनिश्चितता आर्थिक वृद्धि पर असर डालेगी। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस की रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं की दर 2026 में घटकर 2.5% रह सकती हैं, जो 3.2 तक चलती थी। ये सीधे सीधे 3 चीज़ बताती हैं। पहला, रोजगार, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी सभी देशों की इकोनॉमी से मिलकर चलती है, तो सभी देश का रोजगार, महंगाई प्लस ब्याज और व्यापार को बताती है। यानी विश्व बैंक बार बार कॉशन चेतावनी दे रहा है, तब भी कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो समझ से बाहर तो दिख ही रहे हैं। भारत के लिए बैंक
ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6 लगाया है। किसी देश को विकसित बनने के लिए ग्रोथ रेट 10% चाहिए और चल रही है 6.6, तो आप फर्क जान ही लीजिए। मतलब कंपैरिजन मतलब पहले के कंपैरिजन में 2003 से 2011 के बीच भारत का एवरेज ग्रोथ 8% था। 2003 से 2011 के बीच 8% था, आज 6.6 है। आए दिन उस स्थिति और करीब मतलब आए दिन उस स्थिति के करीब आ गए कि अमेरिका समर्थित जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज में खतरे का सीवियर फॉर्म मतलब गंभीर रूप बता दिया। यानी अमेरिका की जिस प्रकार से एक मनमौजी चली और इजराइल की एक दिशा के हिसाब से काम किया और आए दिन कुछ न कुछ पहले ही कर रहा है। पीछे के तो सभी अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार से ढह के गिरेंगी। इसका असर तो विकासशील देशों पर ही पड़ेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि यदि यह स्टेट ऑफ हार्मुज असुरक्षित हो जाता है तो कच्चे तेल की कीमत और भी बढ़ सकती है, ग्लोबल सप्लाई चेन भी और भी बिगड़ सकती है। देश और आम आदमी यानी वर्किंग क्लास अब जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि कुल कर्ज भी अगर देखने लगें तो 214.82 लाख करोड़, जिसमें से सरकारी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल दोनों शामिल हैं। कहीं से एक ऐसी आवाज़ तो आएगी नहीं कि जो बताकर हर भारतीय के कान में जाए कि अर्थव्यवस्था गर्त की दिशा कभी भी पकड़ सकती है। और उम्मीद बना के बैठिए, हो सकता है कुछ भी और हो सकता ही है। धन्यवाद।